नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि डाइजेशन सिस्टम माने पाचन तंत्र हमारा किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो पहले हम पाचन और तंत्र दोनों शब्द को हम समझ लें क्या है। पाचन माने भोजन का जो पाचन हो रहा है उसका जो तंत्र का मतलब होता है कि जब एक कार्य को कई लोग मिलके करें तो उसको हम तंत्र कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं, जिसको हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। माने जो भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है तो उसमें कई अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तब जाके एक काम प्रोसेस पूरा होता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो ये हमारा डाइजेशन पूरा होता है, उसमें बहुत से अंगों का कार्य होता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि डाइजेशन कहते किसे हैं। जब कोई जटिल पदार्थ को सरल करके तोड़ करके उसे सरल करना होता है तो उसी को हम पाचन कहते हैं, और ये डाइजेशन सिस्टम को काम होता है। तो इसी को हम पाचन कहते हैं, यही एक प्रक्रिया होती है। तो अब इसको पाचन के मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा बना करके निकालना। पाचन शब्द का अर्थ क्या है, जैसे कि कोई भोजन को ले करके उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में पहुंचाना, जिससे शरीर हमारा पोषित हो और वो हमारे लिए बल प्रदान करे, सब चीज़ें शक्ति प्रदान करते हुए, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बरकरार रखे। ये हमारे इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से हमारी पाचन क्रिया होती है, और यह क्रिया एक प्रकार से फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है, जिससे कि हमारे भोजन से ऊर्जा निकल के बाहर आती है। इसमें हमारे फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दोनों होते हैं। फिजिकल माने जैसे हम चबाते हैं, तो चबाने से क्या है कि लार वगैरह बनती है, तो इसमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं। क्या होता है फिजिकल, जैसे चबाना है और आगे सरकाना है, फिजिकल प्रोसेस हो गया। लेकिन उसको किस प्रकार से कौन तोड़ता है, कौन छोटा करता है, कौन का क्या कार्य है, इसका सारे व्याख्यान आगे चलने वाला है। तो फिलहाल एक पार्ट में तो पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इसे दो बनाऊंगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं और इसी से ही हमारा पाचन होता है। अब मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका डाइजेशन होता है, जिसका पाचन होता है। उसमें क्या है, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर है प्रोटीन, और तीसरे नंबर पर है फैट। इसका तो पाचन होता है। बाकी चीज़ें हैं जैसे कि पानी, विटामिन, खनिज, इनका पाचन नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। अब जैसे कि पानी है, पानी के इतने मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं जिन्हें तोड़ने की आवश्यकता होती ही नहीं है। और ये प्रोटीन है, इसको भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ खनिज होते हैं जिनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर लिए क्यों जाते हैं, तो इसका दूसरा कार्य होता है। एक पाचन हो गया, दूसरा कार्य होता है अवशोषण। जैसे जल होता है, पानी होता है, वो हाथों के द्वारा सोख लिया जाता है, उसका पाचन नहीं होता है, उसका मात्र शोषण होता है। तो सीधे सोख करके और शरीर में जहाँ का तहाँ पहुँचे। जैसे कि सेल्स के अंदर पानी की आवश्यकता, मैंने पानी पिया तो बड़ी आंत ने पानी को सोख लिया, सोख करके जिसको जहाँ भेजना है वहाँ भेज दिया। इसका मुख्य कार्य ये होता है। तो ये छोटे छोटे कण होने के कारण सीधा सीधा सोख लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ हिस्से होते हैं जिसको हम अलग अलग नामों से कहते हैं। जैसे जठरायन है, इसमें क्या है, आहार नाल भी होती है जो साइड में लंबी लंबी देख रहे हैं, और कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन ग्रंथियों की मदद से हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। अब कौन सी ग्रंथि है होती, कहाँ पर होती, क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, इन सभी विषयों को अब मैं लेते हुए आगे मैं अब
इसी व्याख्यान को मैं पूरा कर रहा हूँ और ये 2 पार्ट में चलेगा। अब इसी पर आगे मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ और होते हैं, जैसे आहार नाल होता है। देखो 2 होते हैं। एक तो होते हैं कि मैंने बताया कि एक तो आहार नाल होती है। आहार नाल मैं बता दूं कहाँ कितनी होती है, इसको मैं बताऊं तो ये मैं आहार नाल बता दूं। आहार नाल जो होती है वो जहाँ से हमारे मुंह से नीचे से गले से उतर गया वहाँ से प्रारंभ होती है। और आहार नाल वो होती है जब तक हमारा भोजन मल द्वार से बाहर ना हो जाए, पूरे की पूरी हमारी आहार नाल ही होती है। तो वो आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है, जिसको हम 9 मीटर लगभग मान लें। तो ये 32 फीट की ये आहार नाल होती है। तो इसमें एक सबसे पहले होता है मुख, दूसरा होता है आहार नाल में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब इसी में देख लो, जैसे कि ये मुख है और मुख से फिर सीधे आहार नाल हो गई। आहार नाल से हो गया ये आमाशय, और ये आमाशय से हो गया फिर ये छोटी आंत, यहाँ से निकल कर के छोटी आंत हो गई। और छोटी आंत से होकर के फिर ये बड़ी आंत में आकर के और फिर ये बाहर ये निकल जाता है। अब दूसरी होती है पाचन ग्रंथि। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो पाचन ग्रंथि में सबसे पहले आती हैं लार ग्रंथियाँ ये होती हैं। लार ग्रंथि होती, फिर जठराग्नि मतलब जठर ग्रंथि होती। तो जठर ग्रंथि यहाँ पेट में पाई जाती है। इसके बारे में आगे बताऊंगा सब विस्तार से। इसके बाद है लीवर ग्रंथि। लीवर जो होता है ये भी ग्रंथि है, तो इससे भी होता है। इसके बाद पित्ताशय, ये जो नीचे लटका है पित्ताशय। इसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय ये होता है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। और इसके बाद आता है कुछ और आंतरिक ग्रंथियाँ जो कि ये हमारे इनमें और पाई जाती हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा ये है। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले जब हम भोजन प्रारंभ करते हैं तो उस भोजन प्रारंभ में सबसे पहला कार्य होता है लार का। तो लार जो होती है वो हमारे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसका क्या रोल होता है मैं इसके बारे में मैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो लार होती है तो लार में हमारे 3 लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो आपको दिख भी रही हैं ये इधर। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो एक सबसे पहली होती है पैरोरिड, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरी होती है सबगिलुअल, तीसरी होती है सबमेडिगुलर। तो ये सारी लार ग्रंथियाँ होती हैं ये तीनों। और ये तीनों लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं। लेकिन लार हमारी 3 प्रकार की बनती है, उसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। कि लार में सबसे पहले होता है लाइसोजाइम। ये होता है जीवाणुनाशक कार्य करता है। यह जीवाणुनाशक होती, जैसे होता क्या है कि हम जैसे खाते खाते में कोई ऐसी वस्तु है जो ऐसे जीवाणु हैं जो जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं और हम उन्हें खा लेते हैं। जैसे कि उसकी महक भी नहीं आई और वो हमने खा लिया। तो खाते में क्या होता है कि हमारे मुंह में जो हम उसको चबा करके तोड़ते हैं तो उसमें लार भी होती है। तो लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणु जो होते हैं, क्षुद्र जीवाणु जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, उसको वहीं नष्ट कर देता है। इसका ये काम होता है। और दूसरी होती है थाइमीन और डाइस्टेज। ये दोनों जो लार होती हैं तो इसका कार्य होता है जो मंड, जिसको चोकर कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। जैसे आटा है, आटा को पीसने में कुछ चोकर होता है, कितना भी छाना जाए तो वो चोकर बना ही रहता है। तो वो चोकर को पचाने के लिए होता है। जैसे कि अब लाइसोजाइम का विस्तार से बता दें तो भगवान ने, प्रकृति ने कितनी कृपा की है कि हर जगह पर कि जैसे कि हम गलती से खा लें
तो वो हमारे जीवाणु को नष्ट कर देता है, जिससे हमें हानि ना पहुँचे। और बच्चा जो छोटा होता है तो छोटे बच्चे में इतनी समझ होती ही नहीं है क्या खाने की चीज़ है क्या नहीं खाने की चीज़ है, तो कुछ भी उठाएगा मुंह में डालेगा, अच्छी है कि खराब है उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जानता ही नहीं। तो कोई भी अच्छी और बुरी चीज़ों को उठा के डाल लेगा मुंह में। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसको सबसे ज़्यादा लार आती है, और वो कोई भी गलती करे उसको तुरंत वहीं पर रोका जाए। तो भगवान ने सबसे ज़्यादा, मैंने पूरे शरीर का जब अध्ययन किया तो ये बहुत ध्यान से देखा कि भगवान ने हर जगह सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान रखा। तो बच्चे ने जन्म लिया, अनजान है, कुछ भी खाएगा तो उसको लार भी ज़्यादा है, तो उससे जीवाणु मरते रहते हैं, वो सुरक्षित रहता है। दूसरा होता है थाइमिन और डायस्टेज जो होता है, ये दोनों चोकर मंड इसको कहते हैं, तो उसको पचाने का काम करता है। दूसरा होता है म्यूकस, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो जब भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिसको चबा करके हम चिपचिपा हो जाने पे चबाते हैं, चबा करके जो उसको अंदर सरकाने में आसानी होती है। आपको एक उदाहरण दे दे, जैसे चने खाते हैं, चने जब सूखे चने खाते हैं और लार हल्की सी ये कम रह गई, ये म्यूकस कम रह गया, तो उसको बड़ी ज़बरदस्ती नीचे सरकाना पड़ता है, क्योंकि वो सरकता नहीं है, फिर पानी से भी सरकाना पड़ता है। तो कब होता है, जैसे कि चना एकदम सूखा होता है तो उसको चबाते चबाते इतना नहीं गीला हो पाया लार के माध्यम से, और म्यूकस इतना नहीं मिल पाया, जिससे क्या होता है कि वो म्यूकस उसमें कम होने से वो ज़बरदस्ती सरकाना पड़ता है। तो अगर जो ये लार ना हो तो इसी प्रकार से हमें हर भोजन ज़बरदस्ती सरकाना पड़े, नहीं तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये होता है इसका काम। तो इस प्रकार से ये होता है। तो म्यूकस वो का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाए और नीचे सरका करके ले जाए, इसका ये कार्य होता है। इसलिए भोजन को अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए, इस प्रकार से सलाह दी जाती है। अब आगे बताना चाहूँगा, ये आहार नाल होती है। आहार नाल ये लंबी सी आप देख ही रहे हो, ये आहार नाल यहाँ तक का हो गया। अब ये आहार नाल, इसका कुछ नहीं काम होता है, सीधे सरका के नीचे ले जाना। तो इसमें एकदम सीधे सड़क के एकदम ना जाए, तो यहाँ पर कुछ रुकने के लिए हड्डी का बना होता है, जिससे आसानी से धीरे से सड़क के भोजन जाए। अब ये जब यहाँ तक आ गया और इसमें पहुँच गया, तो अब विषय आता है, इसे हम आमाशय कहते हैं। अब आमाशय के बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको देता हूँ। आमाशय में क्या होता है, कैसे होता है, अब इसको विस्तार से समझ लें। तो ये जो आमाशय हमारा होता है, इसमें 3 हिस्से होते हैं। तो इसके जो आमाशय एक ही होता है, इसमें 3 हिस्से होते हैं। तो इसमें हमें किस प्रकार से क्या होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला हिस्सा ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है कार्डियक, और इसका कार्य क्या होता है मैं इसको बताना चाहूँगा। तो इसमें जब आता है भोजन आया तो सबसे पहले यहाँ आएगा, और जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पर एक अम्ल होता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होता है 2, माने बहुत एसिडिटिक होता है। अब इसका कार्य क्या क्या होता है ये भी बता दूं। इसका कार्य होता है जीवाणु, जो मान लो लाइसोजाइम से नहीं मर पाए जीवाणु, तो उसमें फिर क्या है, जो थोड़े बहुत बच गए, तो वो जब नीचे आएगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको सबको नष्ट कर देगा। जो भी भोजन में अशुद्धियाँ उस सब को ख़त्म कर देगा, और ख़त्म करने के बाद फिर इसके बाद इसका कार्य होता है उसी भोजन को तोड़ना। तो ये भोजन को तोड़ता है, जैसे कि एसिड में कोई चीज़ पड़ेगी तो एकदम गल जाती है, गलने के बाद फिर वे उसका बारीक बारीक फिर उसका कुछ अवशेष बचता नहीं। जैसे कि कोई खीर खाता है, खीर खाने में क्या होता है कि खीर में तो सीधी उठा के पी जाता है, तो चावल तो एकदम भले ही पक गया है पर उसका आकार तो अभी भी वैसे ही होता है, लेकिन
पेट में जा कर के वो आकार तो फिर बाद में मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ से आया HCl ने पूरे का पूरा चावल को जो एक साबुत पका हुआ दाना था उसको गला के एक एक कण अलग कर दिए। अब कण अलग करने के बाद इसका इतना काम हो जाता है। अब इस HCl में क्या होता है, तो ये HCl जब इसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर आता है हमारे अगले डिपार्टमेंट में जिसको हम फांडिक कहते हैं। तो ये फांडिक का कार्य होता है भोजन को इकट्ठे करके रखना। नहीं तो अगर जो, क्योंकि इसमें कुछ कांटे नुमा होते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये जो कांटे नुमा होते हैं तो इससे भोजन आगे नहीं जा पाता है और इसी में फंसा रहता है, जिससे कि धीरे धीरे आगे सरके और आगे डाइजेस्ट हो। जब क्या होता है भूख तेज लगती है, पेट खाली हो जाता है, तो कांटे ऐसे चुभते, तो यही होता है। तो ये भोजन को रोक के रखता है और फिर धीरे से आगे बढ़ाता है। तो इसका कार्य है मात्र भोजन को रोक के रखना। अगला आता है हमारा हिस्सा पाइलोरिक। तो पाइलोरिक का कार्य होता है कि भोजन को डाइजेस्ट करना, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये जो ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथियाँ होती हैं और इन ग्रंथियों का कार्य होता है कि एक रस को उत्पन्न करना, जिसको इसको जठर रस कहते हैं। और ये जो जठर रस होता है, तो जब यहाँ भोजन आ जाता है तो उसमें से कुछ 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिनको एक को कहते हैं रेविन। रेविन का कार्य होता है यह दूध को फाड़ करके दही बना देना। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा है उसको दूध पिलाया जाता है, तो अगर जो किसी कारण से उल्टी कर देता है तो उसका जो दूध होता है वो फटा हुआ निकलता है। तो वो इसी का कार्य होता है, एक दूध को फाड़ करके उसको दही बना देना। दूसरा एक और होता है उसमें एंजाइम, जिसको हम पेप्टीन कहते हैं। इसका कार्य होता है जैसे प्रोटीन हो, तो उस प्रोटीन, जैसे हमारे दूध में भी प्रोटीन है, कई दाल में प्रोटीन, कई एक में प्रोटीन होती, तो उस प्रोटीन को यह पेप्टोन में बदल देता है। इसका इतना कार्य होता है। ये यहाँ तक का कार्य हो गया। अब इसमें कुछ और बातें आती हैं, जैसे कि मैं HCl की बात करूं तो HCl में क्या होता है, टूट टूट करके छोटा छोटा हो जाता है। अब जैसे कि ये कितना निकलता है, तो इस पर ये मात्रा डिपेंड होती है हमारे भोजन पर। थोड़ा किया थोड़ा निकला, ज़्यादा किया ज़्यादा निकला। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हमने ज़्यादा भोजन कर लिया तो फिर ये निश्चित है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उतना ज़्यादा निकलेगा। क्यों ज़्यादा निकलेगा? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस सभी भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जितनी आवश्यकता उतनी तो निकलेगा, लेकिन जब ज़्यादा हम भोजन कर लेते तो उसमें क्या होता है फिर ये कि ज़्यादा क्रिया करके फिर उसमें गैस निकलती है, तो उसमें डकार आती है। आपने देखा होगा जब ज़्यादा भोजन कर लेते तो उसमें डकारें आती हैं, तो वो गैसें निकलती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो एसिडिटी होने लग जाती है। जब ज़्यादा भोजन कर लेते तो एसिडिटी इसीलिए होती है क्योंकि ये जो एसिड होता है HCl, ये ऊपर को निकलने लगता है, तब हमें एसिडिटी होती है। उसमें फिर ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो एल्कलाइन होती हैं, जिससे कि ये न्यूट्रल हो जाए। तो एल्कलाइन करने के लिए मूंगफली, मैंने वीडियो डाली हैं आयुर्वेद में कि हमें एसिडिटी बहुत होती है, तो उनको मैंने उपाय बताए। तो एसिडिटी को रोकने का बहुत अच्छा उपाय होता है मूंगफली। यदि तुम 50 ग्राम मूंगफली खा लो तो तुरंत ये उसको न्यूट्रल कर देता है। मतलब मैंने देखा 1 मिनट के अंदर पूरा लाभ मिलता है। 50 ग्राम मूंगफली, और ये ऐसी होती है कि ये लाभ ही करती है। इसका कहीं किसी भी प्रकार से ना तो इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल होता है, ना इसमें कोई नुकसान की होती है, लेकिन इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो ये होता है, और ना ये ट्रांस फैट इसमें होती है, तो ये बहुत अच्छी होने के कारण लाभ भी करती है। और ये तुरंत एसिडिटी को समाप्त करने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं आयुर्वेद नहीं, इस समय डाइजेशन सिस्टम मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये
इस प्रकार से न्यूट्रल हम कर लेते हैं। अब इसमें एक बात ये भी आती है, जब इतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये इतना एसिडिटिक है तो ये फिर ये जलता क्यों नहीं है? ये आंतों को भी जला सकता है, नीचे जलता क्यों नहीं? ये इन चीज़ों को ये जलाता क्यों नहीं आसपास? तो इसका रीज़न ये होता है कि एक यहाँ पर म्यूकोसा पाया जाता है, ये म्यूकोसा होता है यहाँ पर। तो ये जो म्यूकोसा होता है ये बहुत क्षारीय होता है। तो आप जानते हैं कि एसिड और एल्कलाइन को मिलाने से वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये म्यूकोसा जो यहाँ पाया जाता है तो वो HCl को आते ही न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल करने से क्या है कि वो फिर जितनी हानियाँ हो सकती हैं वो फिर नहीं हो पाती हैं। तो इसका ये काम होता है। दूसरा मैंने अभी बताया कि अगर जो इसमें एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो उसमें क्या होता है कि एक केमिकल दिया जाता है जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको कहते हैं, जिसका सूत्र होता है MgOH2। ये लिखा भी है, आप देख भी रहे हैं। तो ये इसका सूत्र होता है, तो इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको देने से, ये मैग्नीशियम का दूध होता है, तो इसको देने से तुरंत ही एसिडिटी समाप्त हो जाती है। माने HCl को तुरंत न्यूट्रल कर देता है और एसिडिटी समाप्त हो जाती है। अब इसको लेते कहाँ हैं, बाज़ार में किस रूप में उपलब्ध है, इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है, हम इसको कहते हैं इनो। यही इनो होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। लेकिन ये केमिकल होते हैं, तो केमिकल का तो एक सीधा सीधा फंडा ये होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही। जैसे कि मैंने एक इनो की भी बना के डाल रखी है कि इनो किन किन लोगों को नुकसान करता है, इसके बारे में मैंने विस्तार किया हुआ है। तो उसमें गर्भवती महिला को नुकसान करता है। लेकिन जो देसी उपाय होते हैं, जैसे कि मूंगफली, गर्भवती महिला को यदि खिला दोगे तो उससे कैल्शियम और अतिरिक्त मिल जाएगा, और ये तो ख़त्म हो ही जाएगा, प्लस कैल्शियम अतिरिक्त मिल जाएगा। घी होता है, वो घी इसको बहुत अच्छी तरह न्यूट्रल कर देता है। घी खा लो यदि ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन शुद्ध घी होना चाहिए, डालडा नहीं। यदि शुद्ध घी खाएंगे तो इसको जाते ही इसको न्यूट्रल कर देता है। मूंगफली जाते ही इसे न्यूट्रल कर देती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम आसानी से, अजवाइन है, इसको जाते ही न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि आसानी से ये हमारी खट्टी डकार बंद हो जाती है। अब दूसरी एक और विषय बहुत विचित्र आता है कि जब हम भोजन कर लेते हैं तब हमें नींद क्यों आती है, विषय ये आता है। तो इसके लिए मैं बता दूं, जैसे कि भोजन कर लिया, अभी यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। अगर जो डाइजेशन यहाँ पे चल रहा है, तो डाइजेशन चल रहा है तो शरीर के नीचे से भी, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेस होने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। तो नीचे पैरों की भी ऊर्जा आ जाती है, ऊपर की भी ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठे हो जाती है। जब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएगी तो ब्रेन की भी ऊर्जा आ जाती। तो ब्रेन को जब ऊर्जा कम मिलती है तब वो कहता है कि हमें थोड़ा रिलैक्स की आवश्यकता है, अर्थात हमें थोड़ी देर आराम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो इसीलिए आयुर्वेद भी कहता है कि आप कम से कम आधा घंटा के लिए आप लेट जाएं और लेटे रहें आराम से। नींद आ जाए तो और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि नींद में और कम ऊर्जा खर्च होती है, तो भोजन डाइजेस्ट होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए पर्याप्त मिल जाएगी। इसके बाद आधा घंटा बाद उठें और आपका सारा काम हो जाएगा। अब जैसे HCl रिलीज होगा तो उसमें कुछ ऊर्जा चाहिए होगी, बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो उसमें उसको ऊर्जा ज़्यादा लगने के कारण ब्रेन को ऊर्जा कम पड़ जाती, सो वो आराम के लिए कहने लगता है। अब इसमें कुछ नाम होते हैं, किसके? भोजन के। अब नाम मैं आपको बता दूं, नाम क्या होते हैं। जब भोजन आहार मुंह में होता है और वो आहार नाल तक होता है, तब उसका नाम होता है बोलस। इसको हम बोलस कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलस कहा जाता है। फिर जब ये डाइजेशन सिस्टम या आमाशय में यहाँ पच जाता है, फिर यहाँ से निकलने लगता है, तो इसको हम कहते हैं काइम। इसका काइम नाम है।
और जब वो सारा यहाँ बड़े छोटी बड़ी आंतों से होते हुए जब मल द्वार तक या फिर निकल जाता है तो उसका नाम होता है काइल। तब फिर उसको हम काइल कहते हैं। तो ये इनके नाम होते हैं। अब इसी आधार पर आगे का सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। अभी तक मैंने केवल आमाशय तक का लिया है। अब इसके बाद हमें लेना है यहाँ से जो ये यहाँ से आंतों में कैसे जाता है, आंतों में जा कर के फिर ये बड़ी आंत में क्या कार्य करता है, ये किस प्रकार से होता है, पैनक्रियाज का क्या कार्य है, पित्त का क्या कार्य है, ये इन सभी बातों को मैं लेने वाला हूँ। तो इन सभी बातों को लेकर के मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये किस प्रकार से काम करेगा। तो अब जब इस प्रकार से सभी बातों को बताते हुए फिर मैं आगे इसको बताने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। अब अगला पार्ट 2 आपको बाद में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।